हम आर्यन सिविलाइजेशन पर बात करेंगे। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम खुद भी आर्यन हैं, हमारा देश भी आर्यन है, ये आर्यन भूमि है। दुनिया की सबसे बेहतरीन सभ्यता आर्यन सभ्यता है, सुप्रीम रेस। वर्ल्ड के बड़े बड़े देश इससे जुड़ने के लिए तत्पर हैं, जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सभ्यता है, जर्मन का सबसे सुप्रीम लीडर हिटलर अपने आप को बड़े प्राउड से कहता है आई एम आर्यन। अब भी जर्मन के लोग अपने आप को मतलब गर्व महसूस करते हैं, लेकिन कई लोग को हजम नहीं हो पाती बात, तो कहते हैं भी आर्यन इतनी सुप्रीम थी, पढ़े लिखे थे, हर सभ्याचार जानते थे, परिवार में रहते थे, मैनर्स थे, हर चीज़ वर्ल्ड की सभ्यताओं से बेहतरीन थी। तो वो कहते नहीं, ये बाहर से आए थे, भारतीय नहीं थे। हम उस पर डिस्कशन करेंगे। मैं खुला चैलेंज करता हूँ किसी भी इतिहासकार को, मैं खुद इतिहासकार हूँ, मैं पीएचडी की है, रिसर्च की है, मैं 20-22 साल से स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे कहीं ऐसा वर्णन नहीं मिला जो आर्यन के संस्कार है, सभ्याचार है, धर्म है, देवी देवते हैं, वो किसी और देश पे, किसी और धरती पे मिलते हों। एक ही देश है हमारा आर्यन भूमि, भारत, हिंदुस्तान, जहाँ पर आर्यन सभ्यता के सारे चिन्ह विराजमान हैं। तो ये जो आर्यन सभ्यता है, ये वेदों पर आधारित थी। 1500 BC में स्टार्ट हुई है। हिटलर जो जर्मन का शासक था, वो अपने आप को बड़े गर्व से कहता था आई एम आर्यन। जो उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई है, तो उसमें उसने जो चिन्ह रखा है, वो रखा है चिन्ह स्वास्तिक। मैं कागज पे बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, स्वास्तिक चिन्ह। ये हमारी धर्म का सबसे बेहतरीन चिन्ह है। हम जब गणेश पूजा करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, कोई आरंभ करते हैं, मुहूर्त करते हैं, तो यही चिन्ह बनाते हैं। ये चिन्ह हमारे लिए गर्व की बात है, सिंधु घाटी से मिला था। ये भारत का सुप्रीम चिन्ह है, धार्मिक कर्तव्य है, धार्मिक चिन्ह है। ये जो आर्यन शब्द है, ये इसका मतलब बड़ा सिंपल है, संस्कृत का शब्द है, श्रेष्ठ, सुंदर, उससे बेहतर। आर्यन लोग देखने में बड़े सुंदर थे, लंबाई ऊंची थी, ऊंचे, लंबे, गोरे, माथा चौड़ा, नाक सुंदर, रिष्ट पुष्ट, ढील, देखने में बेहतरीन, अपने आप को सुंदर मानते थे वो। तो आर्यन सिविलाइजेशन है, तो अपने आप को श्रेष्ठ बोलते थे। तो ये जो सभ्यता है, ये 1500 BC में शुरू हुई। अब ये इसको बोलते हैं रिंग वैदिक सिविलाइजेशन। देखो, जो आर्यन सिविलाइजेशन है, इसे हमारे वेदों पर आधारित है। हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो ऋग वेद में हमें जानकारी मिलती है, ऋग वेद पे आधारित है, उसे ऋग वैदिक सभ्यता कहते हैं। जो बाद के 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसमें जो जानकारी मिलती है वो उत्तर वैदिक काल, ये ऋग वैदिक काल। देखो, सबसे पहले हम जो बात करते हैं, मैंने सिंधु घाटी में आपको समझाया था भी हमें कोई सोर्स नहीं थे। आर्यन के दोनों प्रकार के सोर्स हैं हमारे पास, रिटर्न भी हैं, अनरिटर्न भी है, आर्कियोलॉजिकल है, हर तरह का सोर्स है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही आर्यन थे। उनका एक ऐसा सिस्टम था, हर व्यक्ति को पढ़ना पड़ता, गुरुकुल था, एजुकेशन सिस्टम था। वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं मिलता। लोग जंगलों में रहते थे, वनों में रहते थे, लेकिन आर्यन सभ्यता उसमें श्रेष्ठ सभ्यता थी। परिवारों में रहती थी, विवाह का बंधन पता था, हर चीज़ वो जानते थे। तो ये जो सुप्रीम सभ्यता है, उसको हम करने जा रहे हैं। सबसे इसका जो पहला हमारा सोर्स है, वो है ऋग्वेद। ये संस्कृत में लिखा हुआ है। अब संस्कृत कहाँ मिलती है वर्ल्ड में? एक ही देश है, भारत। मुझे समझ नहीं आता, अभी कुछ ऐसे इतिहासकार हैं वो कहते नहीं मध्य एशिया। मुझे संस्कृत का एक शब्द दिखा दो, वहाँ के मध्य एशिया में संस्कृत का कोई एक शब्द हो। ऐसा कभी नहीं होता। अभी अपनी लैंग्वेज लुप्त हो गई, वो मिलते नहीं, लैंग्वेज खत्म हो गई। कैसे लुप्त हो गई लैंग्वेज? पूरी की पूरी संस्कृत की किताबें यहीं रची गई। ऐसा नहीं कि कुछ किताबें वहाँ एक किताब नहीं लिखी गई, ये सारी किताबें यहीं लिखी गई। ऋग्वेद में 10 मंडल मिलते हैं और 10 व 28 सूक्त हैं। इसमें 4 मंडल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 3रा, 7वां, 9वां, 10वां। इसमें जो 3रा मंडल है, उसमें गायत्री मंत्र है।
अब गायत्री मंत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम कहीं भी शांति पाठ करते हैं, कोई भी पाठ करते हैं, तो ये गायत्री मंत्र करते हैं। ये विश्वामित्र द्वारा रचित है। आमतौर पर कंपटीशन ऑफ एग्जाम में ये पूछा जाता है ये किस मंडल में मिलता है और किसने इसको रचाइता है, तो विश्वामित्र इसके रचाइता है। तो ये जो 7वां मंडल है, इसमें राजा सूदास जो 9 राजाओं से उसने लड़ाई की, पुरुषनी नदी मतलब उसको रावी नदी के किनारे माना जाता है। 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है। सोम मतलब जो वनस्पति का देवता है उसको सोम माना जाता है। 10वें मंडल में हमारा कास्ट सिस्टम, हमारा वर्ण व्यवस्था, ये सारा जो है 10वें मंडल में है। ये जो हमारा ऋग वेद है, ये 2 ऋषियों द्वारा लिखा गया, कृष्ण द्वैन और वेद व्यास, और कई ऋषियों की इसमें रचनाएं हैं। 1028 मंत्र हैं। तो ये जो वेद है, इस वेद में अगर आप देखोगे, इसमें हिमालय का वर्णन है, हिमालय की चोटी का वर्णन है। इसमें हमारे जो वेदों में 31 नदियों का वर्णन है, वो भारत की, कोई महादेशिया की नदी का वर्णन नहीं है। तो कहते महादेशिया को वर्णन ही नहीं है। 31 नदियां हैं, 25 नदियां ऋग्वेद में है। सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन है। सतलुज, ब्यास, रावी, सरस्वती सब नदियों का वर्णन है। उसमें गंगा का वर्णन है, जमुना का वर्णन है। तो ये वर्णन कैसे आ गया मुझे समझ नहीं आया। तो ये सारी जो चीजें हैं, गंगा, जमुना, हिमालय, सारा वर्णन हिमालय पर है और कहीं है ही नहीं। तो ऋग्वेद यहीं रचा गया, संस्कृत यहीं की लैंग्वेज है, देवते यहीं के हैं। जो देवतों का वर्णन कर रहे हैं वो देवते इसमें आते हैं। दूसरा इसमें जो माना जाता है, अभी दूसरा जो वेद था वो था साम वेद। ये जो साम वेद है ये संगीत को समर्पित है। ये मौलिक ग्रंथ नहीं है। इसमें सिर्फ 75 जो सूक्त हैं या मंत्र हैं वही मौलिक हैं, बाकी सारे मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये इसमें 7 सुरों का प्रयोग किया गया है। कैसे उसको संगीत के साथ गाया जाए वो उसमें दिखाया गया है। तीसरा यजुर्वेद है। इसमें वेदों का क्रियावन कैसे करना है, वेदों को कैसे करना है, तो मतलब जो ये यज्ञ हैं, यज्ञ की विधियाँ लिखी हुई हैं, तो उसकी कार्य प्रणाली लिखी हुई है। चौथा वेद है अथर्व वेद। ये एक ही वेद है जिसको अथर्व ऋषि ने लिखा है। इसके 40 अध्याय हैं। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसको श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, ये ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। इसमें जादू टोना, वशीकरण, मृत्यु, विवाह, सामाजिक जीवन, शत्रु दमन, सब चीजों का वर्णन है। वेरी इंपॉर्टेंट वेद। औषधि विज्ञान का भी वर्णन है। तो ये हमारे पास 4 वेद हैं। उसके बाद हमारे पास उपवेद भी हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हर वेद का एक उपवेद है। अब ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको बोलते हैं अजुर्वेद। साम वेद का रूप है वो गंधर्व वेद। यजुर्वेद का वो धनुर्वेद। अथर्व वेद का जो है शिल्प वेद। मतलब हर वेद का एक उपवेद है। इसी तरह जो हम बोले जाते हैं अभी उपनिषद, 108 उपनिषद हैं। ये होता था भी गुरु के पास बैठना, गुरु के समीप बैठना, गुरु के नीचे बैठना, ऊपर गुरु बैठा है पास बैठना, उपनिषद पास बैठना। तो हर वेदों के उपनिषद होते थे। तो जैसे ऋग्वेद की अत्रे मतलब अलग अलग ऐसे मतलब हर मतलब वेद की जो उपनिषद हैं तो ये उसकी मानी जाती हैं। उसके बाद अर्नायक बोलते हैं जंगल को, वन को। ये 7 हैं। जो व्यक्ति घर बार छोड़ के सन्यासी बन जाते थे, जंगलों में चले जाते थे, जो ज्ञान की प्राप्ति करते थे, पुस्तकें लिखते थे, उसको अर्नायक कहा जाता है। तो ये हमारी थोड़ी इंट्रोडक्शन थी आर्यन के बारे में। आर्यन लोग मतलब उनके वेदों के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में, उनके सोर्स के बारे में। अभी बहुत सोर्स हैं। हमने सिर्फ जो ऋग्वेद के आसपास जो मतलब वैदिक पीरियड के बारे में वही किया। उत्तर वैदिक काल में तो बहुत सोर्स आ गए थे, रामायण, महाभारत, पुराण, कई बातें थी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम देखो ये जो आर्यन लोगों की, अभी मैं आर्यन लोग कौन थे डिस्कस नहीं कर रहा जानबूझकर, क्योंकि वो मैं आपको पहले करवा दूंगा। उनकी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन करोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा आर्यन है कौन, आर्यन की बातें किससे मिलती हैं। वर्ल्ड में कोई ऐसा देश है जो आर्यन के साथ समानता हो? तो आपको स्पष्ट दिखेगा भारत। अगर कोई चैलेंज करता है तो मुझे स्वीकार है। एक छोटा मोटा पैमाना लेकर आ जाते हैं, भौगोलिक कोई शिलालेख मिला है। यहाँ तो जगह जगह पर हमें ग्रंथ मिले हैं, ऋग्वेद मिला है, उसमें नाम मिलते हैं, हर चीज़ मिली है, संस्कृत मिली है, हमारी देवी देवते मिले हैं। हम गाय को पूजते हैं, माँ देशी में गाय को खाते हैं। ये कैसे कह सकते हो आप? मौलिक
भी हमारा जो मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया में तो गाय की पूजा नहीं करते वो, ऐसा कभी नहीं होता जिस चीज़ की पूजा करते हैं उसको खाने लगे, नो। अब किसी भी हिस्ट्री में कहीं भी चले जाओ तो अपने ट्रेडिशन, अपने अपने संस्कार कोई सभ्यता नहीं छोड़ती जल्दी जल्दी। जो संस्कार मिले होते हैं उसके फोर फादर से वही चलते हैं। हमारे सामने कई एग्जाम्पल हैं देशों के। तो हम सबसे पहले करेंगे पॉलिटिकल लाइफ। इसमें हमें जो मिलता है अभी, उसमें दो राजतंत्र तो था लेकिन गणतंत्र पे आधारित था। राजा शक्तिशाली नहीं था, राजा लोगों का शोषण नहीं करता, लोग बहुत ज़्यादा पावर नहीं प्रयोग करता था, लोगों को तंग नहीं करता था, लोगों पर अत्याचार नहीं करता था, प्रजा को अपनी संतान समझता था। तो मतलब ये जो राजतंत्र तो था, राजा तो था, लेकिन हमें ये नहीं मिलता। उसके बाद बहुत बड़ी सेना थी जहाँ वो टैक्स लगाता था, ऐसी कुछ बातों का वर्णन नहीं है, लेकिन राजे राज करते थे। अब उसमें जो सबसे बड़ी उनकी जो इकाई है वो परिवार से शुरू होती है। परिवार कुटुंब को कहा जाता था, परिवार का मुखी गृहपति होता था, परिवार के बाद ग्राम बनता था, परिवारों को मिलाकर ग्राम, ग्राम का जो हेड है वो ग्रामनी, ग्रामों को मिलाकर बनता है विश्व, विश्व को बनता है विश्वपति, विश्व को मिलाकर बनता है जन, जिसको जन राजन कहते हैं, जन को मिलाकर राज, जिसको हेड था राजन। तो ये एक प्रक्रिया थी, पहले परिवार है, फिर ग्राम है, फिर विश्व है, फिर जन है। हम बात कर रहे थे राजनीतिक जीवन की। तो ये राजनीति में जो राजा है वो शक्तिशाली होता था, लेकिन उसके अधिकार सीमित थे। उसको चलाने के लिए उसमें खास तौर पर ये जो राजा है उसके कुछ कर्तव्य थे। उसको कोई फुल पावर नहीं थी, वो अपनी प्रजा को संतान समझता था। ये जो माना जाता है भी वो प्रजा की रक्षा करने के लिए ही राजा बना था, प्रजा की वेलफेयर के लिए, शत्रु का नाश करने के लिए। वो जो व्यक्ति है वो आमतौर पर युद्ध करता था, उसके पास सेना होती थी, पैदल और घोड़सवार सेना, रथ सेना भी होती थी। तो उसमें हमें कई अधिकारी भी मिलते हैं। उसके हमें दुर्ग का वर्णन मिलता है, मतलब दीवारी का वर्णन मिलता है। दुर्ग में दुर्गपाल होता था, उसमें धनुष होते थे, उसमें कई प्रकार के हथियार होते थे, भाले होते थे, तलवारें होती थी। तो ये जो कुल मिलाकर जो राजा है उसके जो मतलब सीमित है, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी माना जाता है कि उसकी मदद के लिए कई समितियाँ बनी हुई थी, कई ग्रुप बने हुए थे। उसमें दो चीज़ें, सभा और समिति बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसमें वेदों में इसको प्रजापति की तो बेटियां कहा गया, तो इसका महत्व यहीं से लगा सकते हैं हम। सबसे पहले जो समिति है ये एक बहुत बड़ा ग्रुप था। ये पूरे कबीले का या आम लोगों का मतलब एक पूरा ग्रुप था। इसमें पुरुष भी थी, महिला भी थी, आम समस्याओं पर का विचार करते थे, राजे को सलाह देते थे। राजे को कोई जरूरत है, सारे आम लोग, चाहे पुरुष है, महिला है, महिला को भी अधिकार है वहाँ आने का, इकट्ठे होकर वो कोई राय देते थे, उसको बोलते हैं सभा। समिति जो है वो एक ग्रुप था, वो जो माना जाता है भी सभा जो है वो पढ़े लिखों की एक छोटी समिति थी। इसमें उच्च वर्ग के लोग या पढ़े लिखे या कुलीन मतलब कुछ खास सीमित लोग होते थे। तीसरी है विद्युत। जो विद्युत है ये उपज का जो भाग है उसको मतलब करने के लिए उपज का जो भाग है, कितना भाग उसमें लेना है। जब एक कबीला दूसरे से लड़ता था उसको लूटता था, लूट के माल का विभाजन करना है, ये सारी चर्चाएं विद्युत में होती थी। ये भी एक बड़ी संस्था थी, इसमें भी पूरे कबीले की महिलाएं और पुरुष भाग लेते थे। जो गण है ये कुलीनों की ही क्षमता थी। ये चार थी हमारे पास, सभा, समिति, विद्युत, गण। उसमें टैक्स राजा लेता था, उसको बलि कहा जाता था। ये जो बलि इच्छा पर आधारित था, ये कोई बहुत बड़ा टैक्स नहीं था कि अपनी मर्जी से ले ना ले, ये मतलब वो अपनी इच्छा पर आधारित था। राजा कोई टैक्स नहीं थोपता नहीं था, अपनी मर्जी से ही टैक्स देते थे। तो ये राजे के कुछ अधिकारी भी होते थे। सबसे ज़्यादा अधिकारी मतलब पुरोहित। जो राजा होता था उसको धार्मिक सलाह देने के लिए हर समय युद्ध में भी राजे के साथ रहता था। राजे को हर सलाह युद्ध में, शांति में, पुरोहित, क्योंकि राजे आमतौर पर धार्मिक होते थे। दो पुरोहितों का वर्णन हमें वेदों में मिलता है, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, और भी कई हैं। नेक्स्ट अधिकारी था सेनानी, सेनापति, क्योंकि आर्यन लोग बड़े बहादुर थे, युद्ध करते थे। तो युद्ध करते तो सेना का बड़ा महत्व था, तो सेनापति युद्ध करता था, युद्ध का सारे कार्य सेनापति करता है। उसके बाद जो हमारा ग्रामणी है वो ग्राम में सारा प्रबंध करता है। उस समय उसके बाद एक शपथ था, जो जसूस है उसका नाम शपथ था। वो सारी गुप्तचर रिपोर्टें राजे को लाकर देता था, अपने देश की और देश के बाहर की, दूसरे कबीलों की।
तो अगला एक दूत होता था। जब हमें किसी कबीले से या दूसरे स्टेट से लड़ाई हो गई तो हम दूत भेजते थे। तो इसी प्रकार इन सबको वेतन मिलता था सोना चांदी के रूप में। तो ये उस समय अभी माना जाता है कि वेतन उस समय अभी कोई धन नहीं था, लेकिन सोना चांदी के रूप में हम वेतन उसको देते थे। तो उसके बाद है न्याय व्यवस्था। देखो ऋग वेद में हमें कई क्राइम के बारे में पता लगता है। उसमें पता लगता है पशु चोरी, गाय चोरी आम थी, जुआ खेलते थे, बेईमानी होती थी, सेंध लगाते थे, ऋण लेकर वापस नहीं करते थे। तो ये कई प्रकार के मतलब पशु चोरी की तो घटनाएं बहुत थी। तो आचरण संबंधी भी कुछ घटनाएं मिलती हैं, ऋण वापस ना करने की घटनाएं मिलती हैं। तो उस समय अग्नि, जल, मृत्युदंड, गाय के रूप में जुर्माना लिया जाता था, बंदी गृह का वर्णन मिलता है। तो ये जो बातें हैं सारी हमारी राजनीतिक जीवन में हैं। तो इससे जो हमारा ऋग वैदिक काल है उसमें पता लगता है कि ऋग वैदिक काल में जो राजनीतिक जीवन था बड़ा अच्छा था। राजे की शक्तियाँ थी, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम पर चलाता था, उस पर आधारित था, अपनी मर्जी नहीं करता था, लोगों से अन्याय नहीं करता था। तो एक शक्तिशाली व्यवस्था आर्यन की देखने को मिलती है। बाकी हम पार्ट 2 में आर्यन सभ्यता 2 में हम बाकी उनकी सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।